गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मुझे तो आप जानते ही हैं। तो हमें सबको पता है कि लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ चुका है और शायद ये आगे बढ़ने के भी पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन आपके एग्ज़ाम वही जून और जुलाई के बीच में होना। ठीक है। हमें अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है, इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। तो मैंने चूज़ किया वीडियो लेक्चर कि मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाऊँ और आप इसको अच्छे से सुन लें। ठीक है, सुन के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। देखो मेरा अप्रोच क्या रहेगा, मैं आपको नोट्स डेली के हिसाब से नोट्स दूंगा। ठीक है। और रोज़ उस नोट्स के ऊपर एक वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है बच्चों, एक तरह का ये ऑडियो वीडियो दोनों ही है। ठीक है, आप इसको सुनकर अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं, आप पीडीएफ फॉलो कर सकते हैं, इसको आराम से सुन सकते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट के लेक्चरों के बारे में। हमने अभी तक शायद फ्यूल कंप्लीट कर लिया है और फ्यूल में भी हमारा एक लेक्चर बचा है। लास्ट टाइम में हम वो लेक्चर नहीं कर पाए थे, उसको हम आगे कवर अप कर लेंगे। बात करते हैं अब अगली यूनिट की, जिसका नाम है बच्चों बेसिक मैकेनिकल कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना। ठीक है, इसकी नॉलेज लेना कि क्या है बेसिक कंपोनेंट्स मैकेनिकल के, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं बेसिक मैकेनिक्स। हम जब वर्कशॉप लैब में जाते थे, आप शायद आप लोग गए होंगे पहले, तो वहाँ पर कुछ मशीनें रखी होती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में सीखना कि मशीनें हैं क्या। ठीक है, उन्हीं की बेसिक बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। हम स्प्रिंग पढ़ेंगे, स्क्रू चेक पढ़ेंगे। ठीक है, बियरिंग्स पढ़ेंगे, इनके टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको नोट्स फॉलो करने हैं और मेरी इस आवाज़ को सुनना है। ठीक, तो बढ़ते हैं मशीन की तरफ। देखो बच्चों, मशीन क्या है, सबसे पहले मैंने इस नोट्स के अंदर 16 अप्रैल के नोट्स हैं, सबसे पहले नोट्स के अंदर मैंने डेफिनेशन लिखी है मशीन की। मशीन क्या है? मशीन एक स्ट्रक्चरल मैकेनिकल पार्ट है। ठीक है, जो किसी भी ह्यूमन के एफर्ट को कम कर दे। ठीक है, ह्यूमन के एफर्ट्स को कम कर दे, यानी कि उसको एक तरह से अगर मैं बताना चाहूँ तो मशीन क्या कर सकती है। मशीन के बारे में जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है हमें मशीन क्यों बनानी पड़ी। ठीक है बच्चों, इट पीपल आर मेड सेफ़र, मोर इफ़िशियंट एंड मोर कंफर्टेबल। ठीक है, इसने बहुत से पीपल्स को सेव कर दिया। ठीक है, इफ़िशियंट बना दिया दुनिया को। ठीक है, और मोर कंफर्टेबल प्रोवाइड किया पीपल्स को। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ी हुई मशीन की। ठीक, तो मशीन एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप को मशीन कहते हैं। मशीन में होता क्या है? मशीन बच्चों कंसिस्ट होती है डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन एलिमेंट से। अब ये एलिमेंट्स क्या है? ईच पार्ट ऑफ मशीन विच हैज़ मोशन विच रेस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट। ठीक है, विच रेस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट इज कॉल्ड ए मशीन एलिमेंट। ठीक है, यही पार्ट जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं इन्हीं को बोलते हैं बच्चों मशीन एलिमेंट। और डिफरेंट 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 पार्ट्स मिलकर बनाती है एक मशीन। एक मशीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं मशीन एलिमेंट। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ एक घड़ी का। ठीक है, एक वॉच होती है, वॉच के अंदर गियर होते हैं बच्चों, होते हैं नहीं? तो जो गियर्स हैं बच्चों वो मशीन एलिमेंट्स हैं। और पूरे जब गियर आपस में जुड़ते हैं उसके ऊपर डायल लगता है, डायल मिलके पूरी कंप्लीट घड़ी बनाते हैं। ठीक है, पीछे सेल डलता है। ठीक है, तो सब के सब एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक तैयार करते हैं मशीन को। ठीक है, तैयार करते हैं मशीन को। तो एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो जो या तो फोर्स प्रोवाइड के थ्रू चल सकता है या किसी भी पावर के थ्रू चल सकता है। ठीक है, हम डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो हर डिफरेंट एलिमेंट के लिए, हर डिफरेंट मैकेनिकल स्ट्रक्चर के लिए मशीन की डेफिनेशन अलग होगी। बस इतना जानना आपको ज़रूरी है कि मशीन ह्यूमन के एफर्ट्स को कम कर देता है। ठीक है, कंफर्ट प्रोवाइड करता है, इफ़िशिएंट बनाता है दुनिया को। ठीक है, तो आपने मशीन के बारे में पढ़ा, अब आगे पढ़ते हैं मशीन डिज़ाइन के बारे में। तो बच्चों पढ़ते हैं मशीन डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, तो मशीन डिज़ाइन क्या है? मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, आप नोट्स में से अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको एक अच्छे से बेसिक वे में इसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो मशीन डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन है बच्चों जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, इमेजिनेशन के थ्रू हम एक मशीन पार्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम एक स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक फंक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, और अपनी इकोनॉमी और इफ़िशिएंसी को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मशीन के थ्रू जैसे ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, एक कंपनी में 100 मैन पावर लगी थी। ठीक है, 100 मैन पावर
क्या करती है कि पर डे का वो 1000 प्रोडक्ट की यूनिट्स को तैयार करती थी। लेकिन मैंने कहा कि वहाँ पर एक मशीन लगा दो, तो मशीन लगाने से हमें 3000 पर डे की यूनिट मिल रही थी, डिमांड थी 4000 की। ठीक है, तो फ़ायदा किस में, मशीन लगाने में ना। तो मशीन से कितना फ़ायदा हो बच्चों, इकोनॉमी की टर्म्स में हमें 2000 यूनिट का पर डे का फ़ायदा हो गया। जहाँ 1000 मिल रहे थे वहाँ पर हम 2000 का यूनिट का पर डे का फ़ायदा था, हो गया है ना। तो यही है कि मशीन ह्यूमन के एफर्ट्स को कम कर देती है। देखो बच्चों, हम मशीन लाए तो उस मशीन के चक्कर में कई लोगों की जॉब भी चली जाएगी, ठीक है, लेकिन वो कंफर्ट कंपनी के लिए कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो मशीन डिज़ाइन एक ऐसे मैकेनिकल स्ट्रक्चर को तैयार करना थ्रू थ्रू साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और इमेजिनेशन के थ्रू, जिससे वो उस मशीन से हम किसी भी फंक्शन या टास्क को कंप्लीट करने विद इन अ मैक्सिमम इफ़िशियंसी, ठीक है, विद इन अ मैक्सिमम इफ़िशियंसी। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या प्रोसीजर होता है मशीन, जब हम किसी मशीन को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। क्या प्रोसीजर होता है जब हम किसी मशीन को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमें करना होता है बच्चों मार्केट सर्वे, कि वाकई में ही उस मशीन की नीड है नहीं है, या फिर हमें ऐसी ही मशीन बना देनी है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं मार्केट सर्वे। फिर हम करते हैं बच्चों डिफाइन द स्पेसिफिक ऑफ प्रोडक्ट, स्पेसिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फिर प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। फिर हम मैकेनिज़्म को देखते हैं, स्टडी ऑफ अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म, ठीक है। उसके बाद कि कौन से प्रोडक्ट के लिए, इस मशीन के लिए कौन से मैकेनिज़्म यूज़ होने वाले हैं बनाने के लिए, ठीक है। फिर हम डिज़ाइन इंडिविजुअल कंपोनेंट, हम आप मैंने मशीन एलिमेंट के बारे में बताया था कि एलिमेंट पार्ट होते हैं मशीन के, ठीक है। हम अलग अलग कंपोनेंट को डिज़ाइन करते हैं, जब उनको बाद में असेंबल करते हैं बच्चों, फिर लास्ट हमारी स्टेज होती है असेंबल, प्रिपेयर, असेंबलिंग एंड डिटेल ड्राइंग। फिर बाद में हम उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, फिर हमारे वो मार्केट में वो मशीन यूज़ होने लगती है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले मार्केट सर्वे, फिर डिफाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट बच्चों, फिर उसके बाद स्टडी अल्टरनेटिव मैकेनिज़्म, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और मशीन एलिमेंट्स, उसके बाद प्रिपेयर असेंबली और डिटेल ड्राइंग ऑफ मशीन एलिमेंट, देन वी हैव टू टेस्ट इट, और उसके बाद हम उसको मार्केट के अंदर भेज देते हैं यूज़ करने के लिए, टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पर बच्चों, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको मैंने इसलिए मशीन और मशीन डिज़ाइन ड्राइंग के बारे में पढ़ा क्योंकि बच्चों उसके बेसिक्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। आगे हम मशीन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पहला ही टॉपिक आपका दे रखा है लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन मशीन एलिमेंट्स। अब ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन में मशीन एलिमेंट है क्या, ठीक है, इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन मशीन कंपोनेंट और मशीन एलिमेंट्स, ठीक है। देखो बच्चों, मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मैंने पाया कि दो तरह के ही केवल लोड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मशीन के ऊपर, ठीक है। स्ट्रेसेस हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, रुकिए। लेकिन हम लोड के बारे में, दो तरह के ही लोड बच्चों अप्लाइड होते हैं, किसी एक्सटर्नल लोड जो अप्लाइड होते हैं मशीन के ऊपर, वो होते हैं दो तरह के। पहला होता है बच्चों स्टैटिक। स्टैटिक लोड वो होता है बच्चों जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उस लोड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं स्टैटिक लोड। और डायनेमिक लोड वो लोड होता है बच्चों जिसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो दोनों की दोनों टाइम के हिसाब से चेंज होती है। मतलब मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, स्टैटिक लोड इज़ द लोड विच डज नॉट चेंज इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ग्रेजुअली इंक्रीज टू स्टडी वैल्यू। स्टडी वैल्यू मतलब बच्चों स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट मीन्स प्रॉपर्टी डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। स्टडी सॉरी स्टैटिक लोड एग्जाम्पल है बच्चों उसका सेल्फ वेट, मशीन का सेल्फ वेट, ठीक है, रोजी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसकी डेंसिटी और उसके ग्रेविटी के कारण जो वेट आता है उसे बोलते हैं उसका सेल्फ वेट, ठीक है। अब डायनेमिक लोड के बारे में पढ़ लेते हैं। डायनेमिक लोड इज़ द लोड विच चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। डायनेमिक लोड कई तरीके के हो सकते हैं बच्चों, इम्पैक्ट लोड और शॉक लोड, ठीक है। कई तरह के डायनेमिक लोड हो सकते हैं, इनके बस आपको दो तरह के लोड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं, ठीक है, कि मशीन एलिमेंट पे कितने तरह के लोड काम करते हैं, कुछ स्टैटिक और एक डायनेमिक। प्लीज़ प्लीज़ आप ये नोट्स अपनी कॉपी में ज़रूर करें, ठीक है, ये आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों डायनेमिक लोड का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल फटीक और क्रीप भी है, ठीक है, जो जस्ट डायनेमिकली लोड टाइम के हिसाब से चेंज होता है, कभी वेरी करता है या फिर कांस्टेंट रहता है, लेकिन टाइम के हिसाब से लोड चेंज होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों,
स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस के टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्ट्रेस होती क्या है। एक्चुअली में स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस जो होता है बच्चों वो होता है इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स। सपोज कीजिए आपके पास एक कटी हुई उंगली है, ठीक है, मेरे सामने उंगली है, अभी मैं इसको ही देख लेता हूँ, ठीक है, या फिर कोई भी एक तरह का कोई भी वुड का पार्ट है और वुड का पीस है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर वुड का पीस है और आप दोनों तरफ से उसको हुक करके, ठीक है, उसको एलांगेट कर रहे हैं, ठीक है, खींच रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों उसका एक ऐसा सेक्शन होगा बीच में से जहाँ पर वो उस दोनों पार्ट को उस जब जब वो टूट जाएगा, टूटने के बाद वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो टूटने से पहले एक ऐसा पार्ट होगा जहाँ पर एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, ठीक है, एक दूसरे की तरफ को, ठीक है, एक दूसरे की तरफ को, जो उस बॉडी को दोनों से चिपकाए रखेगा, ठीक है। तो बच्चों उसी को ही बोलते हैं क्या, स्ट्रेस, ठीक है। एक्चुअली में स्ट्रेस इंटरनल प्रेशर होता है, बहुत से लोग इसको फोर्स बोलते हैं। स्ट्रेस फोर्स नहीं होता बच्चों, स्ट्रेस इंटरनल प्रेशर होता है, ठीक है। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लगी है, उसके हिसाब से हमने इसको अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन कर दें, ठीक है। समझ में आया। स्ट्रेस एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है। स्ट्रेस क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है। जब हम किसी बॉडी को एलोंगेट करते हैं उसको दोनों को एक ऐसी कैपेसिटी, एक ऐसा फोर्स जो वो दोनों पार्ट्स को चिपकाए रखता है, ठीक है, टूटने से बचाता है जब तक वो टूट ना जाए, उसे बोलते हैं उसके क्या, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस फोर्स नहीं है, स्ट्रेस क्या है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स, ओ इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स या फिर इंटरनल प्रेशर, ठीक है भाई, जो किसी यूनिट एरिया पर लगता है। तो स्ट्रेस की यूनिट होती है बच्चों वही फोर्स जो आपकी होती है किसकी, प्रेशर की। मैंने बताया ना इंटरनल प्रेशर, तो जो आपकी प्रेशर की यूनिट होती है वही स्ट्रेस की होती है। क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट एक और होती है पास्कल, ये मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सिस की। चलो बच्चों मैं अभी एक लकड़ी के वुड के पार्ट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्ट को। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अलग अलग पार्ट में सेम इक्वल पार्ट में काट दें बीच में से, ठीक है। एक वुड है तो आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये एक वुड का पार्ट है, ठीक है। आप इसको डिफाइन डिफाइन सेम इक्वल पार्ट में काट दें। मैंने काट दिया, ठीक है। आप इसको इक्वल पार्ट्स में काट दें, ठीक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ लेटरल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के बारे में। ये होता क्या है बच्चों, इसी के बेसिस पे हम स्ट्रेस के डिफरेंट कैटेगरी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने डिफरेंट पार्ट में इस पार्ट को काट दिया, ठीक है, और हर पार्ट का अपना एक सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, ठीक है, या फिर सेंट्रोइड होगा, ठीक है, सेंट्रोइड होगा, होगा नहीं होगा, हर पार्ट का अपना एक सेंट्रोइड होगा बच्चों, सेंट्रोइड, और हमने एक एक्सिस पास करा है हर एक पार्ट के सेंट्रोइड से, ठीक है। जो एक्सिस सेंट्रोइड से पास होकर गुजरता है, ठीक है, जो एक्सिस सेंट्रोइड से पास होकर गुजरता है, सेंट्रोइड से गुजरता है, उसको बोलते हैं बच्चों उस बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्या बोलते हैं, उस बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और जो एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं बच्चों क्या, लेटरल एक्सिस। There are only two types of axis. First one is longitudinal axis and second one is lateral axis. इसी के बेसिस पे हम स्ट्रेस के डिफरेंट कैटेगरी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसकी कैटेगरी की तरफ। बेसिकली आपके यहाँ 5 तरह की ही स्ट्रेसेस को डिफाइन किया गया। होती तो 6 तरह की, एक थर्मल स्ट्रेसेस भी होती हैं, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता भी नहीं कि आपको थर्मल स्ट्रेसेस की ज़रूरत है, ठीक है। जब आप कभी फॉर्म पढ़ेंगे अपने सिविल इंजीनियरिंग में, जब आपको इसकी ज़रूरत होगी शायद। तो देखिए इस डायग्राम को मैं आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ। इस डायग्राम को देखिए कि कितने अच्छे से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को समझ सकते हैं हम, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को हम किस अच्छे से स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इस बॉडी को जब मैं इधर फोर्स लगाऊंगा और इधर एक फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, इधर एक फोर्स लगाऊंगा, तो बीच में से देखो एक रेजिस्टिंग फोर्स लगा है, उसको बोलते हैं बच्चों स्ट्रेस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो
पहला इसका टाइप है बच्चों टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। बच्चों कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस होती क्या है, देखो ये आपका एक्सिस है, ठीक है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक मिनट को। ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये आपका लेटरल एक्सिस है, ठीक है। ये एल ओ, ये एल ए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ये लेटरल एक्सिस है, ठीक। अब देखो इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल जो फोर्स लगता है, ठीक है, पैरेलल जो लोड लगता है उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होती है, उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होती है बच्चों, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस बच्चों यानी कि इस बॉडी के अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के बाहर की तरफ को जो फोर्स लगेगा उसके कारण डेवलप होती है टेंसाइल स्ट्रेस, और बॉडी के अंदर की तरफ को जो फोर्स लगेगा उसके कारण क्या डेवलप होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लें, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसके छोटे से टाइप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए आप स्ट्रेस का सीधे सीधा एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, ये रहा, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेस का भी होता है, मैंने बताया कि कम टेंसाइल स्ट्रेस बाहर की तरफ को लगती है और कंप्रेसिव स्ट्रेस अंदर की तरफ लगती है। व्हेन फाइबर ऑफ द कंपोनेंट टेंड्स टू एलोंगेट, दैट्स मीन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और जब उस बॉडी के फाइबर्स बाहर की तरफ को मूव करेंगे तो यानी कि उस पर क्या लगी है, टेंसाइल स्ट्रेस। जब उस बॉडी के फाइबर्स अंदर की तरफ को छोटे होते चले जाएंगे तो उस बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड, ठीक है, तो उस बॉडी पर क्या लगी है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो ये अच्छे से बच्चे पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए टास्क, आपको बताना है कि इस में से कौन सी कंप्रेसिव है, कौन सी टेंसाइल है, ठीक है। अपने पास तक ही सीमित रखें, आगे पढ़ते हैं शियर स्ट्रेस के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए मूव करते हैं शियर स्ट्रेस की तरफ। देखो बच्चों अभी मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी स्ट्रेसेस लगती हैं उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस या फिर एक्सेल स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सेल स्ट्रेस के दो पार्ट होते हैं, इसको टेंसाइल और एक कंप्रेसिव बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों जो लेटरल एक्सिस के पैरेलल लगती है, लेटरल एक्सिस के पैरेलल लगती है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगती है, उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेस को बोलते हैं बच्चों शियर स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेस को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। जो लेटरल एक्सिस के पैरेलल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगती है, ठीक है, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है, उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। देखो बच्चों शियर स्ट्रेस का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल ये राइवट, शायद आपने देखो ये राइवट है, राइवट हम डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं बच्चों। अगर मैं इस राइवट के इस एक्सिस को लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस मानता हूँ, ठीक है, तो देखो इसकी परपेंडिकुलर ये स्ट्रेसेस लग रही है ना, देखो लग रही है ना, तो बच्चों इसी को बोलते हैं इसकी शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, शियर स्ट्रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे बेंडिंग स्ट्रेस की तरफ, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है इससे पहले समझने के लिए बच्चों मैं देखो दो टेंसाइल फोर्स लगाना चाहता हूँ, तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इन दो टेंसाइल फोर्स के कारण एक मोमेंट जनरेट होता है जिसको बोलते हैं बच्चों बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। या तो वो हॉकिंग हो सकता है, हॉकिंग इसे बोलते हैं, या फिर वो सैगिंग हो सकता है। दो तरह के बेंडिंग मोमेंट होते हैं, हॉकिंग और सैगिंग। ये होते क्या है ये आप आने वाली क्लासेस से पढ़ेंगे, अभी के लिए बस आपको आइडिया ही जस्ट काफ़ी है। एक हॉकिंग होता है, एक सैगिंग होता है, यानी कि ऊपर से फाइबर्स कम हो जाना, ठीक है, फाइबर शॉर्ट हो जाना और नीचे से फाइबर एक्सटेंड हो जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं हॉगिंग। और सैगिंग क्या होता है, ऊपर से फाइबर एक्सटेंड हो जाना, नीचे से फाइबर शॉर्ट हो जाना, उसे बोलते हैं सैगिंग, ठीक है बच्चों। तो इस मोमेंट के कारण जो मटेरियल पर बेंडिंग जो स्ट्रेस डेवलप होती है, इस मोमेंट के कारण जो मटेरियल पर स्ट्रेस डेवलप होती है उसे बोलते हैं बच्चों बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, ये है, सॉरी मैं फिर से दिखाता हूँ, इसका एक फॉर्मूला है ये रहा,
सिग्मा वाई इक्वल्स टू एम वाई अपॉन आई। बच्चों एम क्या है? एम अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हुई इस बॉडी के ऊपर, उसी को बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। इसकी डेफिनेशन अच्छे से लिखिए, आप अच्छे से अपने नोट्स के अंदर कॉपी कर लेना, ठीक है। और आई क्या है बच्चों? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोल सकते हैं बच्चों इसको, ठीक है। और वाई है बच्चों न्यूट्रल एक्सिस यानी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले कंप्रेशन, जहाँ पर वो फोर्स लगा था, जहाँ वो शियर स्ट्रेस लगी थी, ठीक है, या फिर कंपन स्ट्रेस लगी थी, ठीक है, उस फाइबर से दूरी, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस की उस फाइबर से, मैक्सिमम फाइबर से दूरी, जहाँ पर वो एलंगेट हुआ था या फिर शॉर्टन हुआ था, उस फाइबर से दूरी, ठीक है। वाई की वैल्यू होती है वही डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस वही न्यूट्रल एक्सिस को बोलते हैं कब इन साधारण वे में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं बच्चों टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। एक हम स्ट्रेस नहीं पढ़ेंगे, बियरिंग क्रशिंग स्ट्रेस, ये आपके कोर्स के बाहर है, आपको ज़्यादा पढ़ने की इसके बारे में ज़रूरत नहीं है, मैंने गलती से आपके नोट्स में डाल दी, मुझे लगा कि पढ़ाना सही है। तो बच्चों टॉर्सनल स्ट्रेस क्या होती है? टॉर्सनल स्ट्रेस बच्चों ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसी को बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेस। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है बच्चों, टी जे इक्वल्स टू जी अपॉन थीटा, ठीक है। ये देखो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, ये रहा, टो इक्वल्स टू टी आर जे। बच्चों यार टी क्या है? टी यहाँ पर टोर्शन मोमेंट है, टोर्शन मोमेंट होता है, सबसे पहले हमें टोर्शन मोमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बच्चों हमने दो शियर स्ट्रेस लगाई, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के कारण हमें क्या मिलता है? बेंडिंग मोमेंट, जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो उसके कारण हमें मिलता है बेंडिंग मोमेंट। लेकिन शियर स्ट्रेस के कारण बच्चों, सपोज शियर स्ट्रेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगी है, यानी कि ट्विस्ट, आप उंगली को करके एक तरफ से फिक्स कीजिए, एक तरफ को उंगली को ट्विस्ट कीजिए, तो वो कौन सा मोमेंट लगा है उसके ऊपर? ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट के बारे में अच्छे से मैकेनिक्स में भी पढ़ चुके होंगे आप, अच्छे से सर ने पढ़ाया होगा, ठीक है। तो उनके कारण जो ट्विस्टिंग मोमेंट के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होती है किसी मशीनिंग कंपोनेंट के ऊपर, उसको बोलते हैं बच्चों उसकी टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप दे सकते हैं, टो इक्वल्स टू टी आर अपॉन जे। यहाँ टो बच्चों रिप्रेजेंट करता है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस को, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस कुछ भी हो, बस उसकी यूनिट सेम होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं है, आप दोबारा बार बार इस वीडियो को देखें, समझें और नोट्स बनाएं। ज़्यादा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे नोट्स बना सकते हैं, यूज़ गूगल, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे डाउट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कल पूछ सकते हैं, 8 बजे से पहले फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।